बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कर आए होंगे। जो लोग स्कूल्स गए हैं आज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दफातर, वीकेंड इसलिए भी अच्छा गुजरा होगा क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार था, हवाएं चलती रहीं मुख्तलिफ इलाकों में। कल गुज़श्ता रोज़ बारिश भी हुई और बारिश की वजह से PSL के मैचेस भी मुतासर हुए। सो ऑब्वियसली बारिश की प्रेडिक्शन थी भी और 5 तारीख तक कहा गया था कि शहर में मुख्तलिफ वक्फे से बारिशों का इम्कान है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होगी और गुज़श्ता रोज़ ये देखा भी गया मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। ऑल्दो हमारे इलाके में बहुत हल्की सी बारिश हुई थी, बट DHA वाली साइड पर, एयरपोर्ट वाली साइड पर अच्छी खासी तेज़ बारिश भी हुई थी, तो लोगों ने बारिश को एंजॉय भी किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे मौसम अच्छा रहा और लोग जो हैं वो अच्छे मौसम को एंजॉय भी करते रहे। वैसे वीकेंड होता है बच्चों का और छुट्टी होती है तो मुख्तलिफ जगहों पर प्लान्स भी होते हैं जी। तो मैचेस की वजह मौसम की वजह से बहुत अच्छा जो है वो एक इम्पैक्ट रहा, लेकिन PSL के मैचेस जो हैं वो अपसेट हुए और मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा होता है कि जी बिजली भी गायब हो जाती है। सो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर कुछ बात कर लेते हैं, फिर टॉप स्टोरीज की तरफ भी चलेंगे। शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, वैसे तो फ्राइडे को भी आई थिंक आपसे खासी डिटेल में बात हुई थी, अब आपने कहना है मेरी जान ही नहीं छोड़ते। अब क्या करें, लोगों का ये बड़ा मेन सब्जेक्ट भी है, लोगों की परेशानी भी है कि अगर बारिश होती है और क्योंकि आगे होनी है बारिश है मानसून की, कोई प्लान बी भी तैयार किया गया है इनकेस अगर पूरा दिन बारिश होती है, और एक छोटा सा एक्सपीरियंस करके भी देख लिया। सो बारिश की सूरत में कुछ तैयारी की जा रही है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा होता ही है कि अगर मौसम गर्मा हो चाहे मौसम सरमा हो, पहली बारिश जो होती है जो 3-4 महीने के बाद होती है वो सिस्टम के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसी तरह अब ये बारिश हुई, ये पहली बारिश थी जो तूफ़ानी बारिश, उसमें सिस्टम फेलियर बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे फीडर्स ट्रिप हुए, इवन लेस्को के 132 का सिस्टम जो है वो भी ट्रिप हुआ, कई ग्रिड स्टेशन उस वक्त भी बंद रहे, फिर बहाली को हुई और कितने घंटे लगे उसमें। अब जो कल हुई है वो बारिश कुछ लाहौर का जो इस हमारे गुलबर्ग और ये DHA साइड है वहाँ रात में बारिश हुई है, बाकी एरियाज जो हैं कहीं रिम जिम दिन में हुई कहीं नहीं हुई, वो इससे उस तरह इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, जिधर बारिश हुई है उधर इफेक्ट ज़रूर आया होगा, लेकिन उस तरह नहीं आया होगा जिस तरह तूफ़ानी बारिश की वजह से हुआ है। अब जो आपने कहा कि मानसून में भी यही होगा। अब कुछ दिन के लिए धूप पड़ेगी, जब धूप पड़ने के बाद जब पहली मानसून की बारिश होगी उसमें सिस्टम फेलियर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जब मुसलसल बारिशें शुरू हो जाएंगी, नहीं तो शायद सिप्रा साहब अभी भी टाइम है, तो कोई तैयारी ऐसी नहीं उसकी देखें ना, मैं आपको बता दूं ओवरहेड सिस्टम की क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले जो ट्रिपिंग का बाइस बनते हैं, आपके दरख्त की टहनियाँ बनती हैं वो इन्होंने काट ली। उसके बाद आपके बैनर्स जो अवेजा किए जाते हैं पोल्स के साथ, वो जब गीले होते हैं हवा चलती है वो लाइनों के साथ टकराते हैं, वो बाइस बनते हैं। ट्रांसफार्मर्स जो लगे हैं उन पे परिंदे बैठते हैं, गुलहरी जो है ये बहुत बड़ी वजह है उस पे बैठने की, सर्किट ब्रेकर के लिए। परिंदा अगर बैठ जाता है, वो बिल्ली अगर है वो अगर ट्रांसफार्मर पे चली जाए तो वो जो उनके जो जंपर्स हैं उनके दरमियान में कहीं ना कहीं सर्किट पूरा होता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह ये मल्टीपल इश्यूज हैं जो आपके ओवरहेड सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक और भी होता है कि पुराना और बोसीदा जो ट्रांसफार्मर है उसमें अगर कहीं थोड़ी सी लीकेज है और उसमें पानी चला जाए वो ब्लास्ट का बाइस बनता है, वो ट्रिपिंग का बाइस बनता है। बहुत छोटी-छोटी चीजें, ओवरलोडिंग जो है आपके ट्रांसफार्मर की वो बनती है। अच्छा, फिर सोलर सिस्टम भी है इसमें, उसका बड़ा इफेक्ट है। अगर सोलर सिस्टम से आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, नेपरा रूल्स के अगेंस्ट वहाँ पे सोलर सिस्टम ज्यादा लग गया, जो कि लग गया हुआ है, अब तो बहुत ज्यादा लग गया। उसमें कहीं किसी जगह पे रिवर्सिंग होती है, वो आपके डिफ्यूज या जंपर को उड़ाने के लिए वो इस ट्रिपिंग का बाइस बनती है। इस तरह ये मल्टीपल इश्यूज हैं। क्या है, परिंदा जो है, अगर परिंदे ने कोई चीज उठाई है, कोई टहनी उठाई है, कोई प्लास्टिक की कोई चीज उठाई है और जाकर वो बैठ गया है कहीं ट्रांसफार्मर पे या इंसुलेटर्स पे जाके, वो ट्रिपिंग का बाइस बनती है। और मैं आपको कुछ ऐसे, आपने रीजंस बता दी है ना, तो इनको सुन के लग रहा है कि ये तो भुगतनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता, ओवरहेड सिस्टम है ना हमारा, हम अंडरग्राउंड तो है नहीं। अच्छा, एक आध मिसाल जो सामने आती है जिसको आप चोर फॉल्ट ये कहते हैं, कोई मिलता नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 20-20 घंटे फीडर बंद है वो। अच्छा, फिर क्या है कि आपने पेट्रोलिंग करनी है, मोटर बाइक पकड़ी है लाइन स्टाफ ने, उन्होंने टार्च पकड़ी है रात के वक्त में और एक एक पोल चेक करना है, एक एक लाइन चेक करनी है। और यहाँ शहर में तो चलें 10, 12, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर के फीडर हैं, आपके मज़ाफ़ात में
40-40 किलोमीटर के भी फीडर हैं, और आपके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ 80-80 किलोमीटर के भी फीडर हैं। उनकी पेट्रोलिंग करना और फिर फॉल्ट को डिटेक्ट करके चलाना एक मुश्किल मरहला है। ये नहीं है कि इसको आप आसानी से कह लें कि ये लोग चलाते हैं। ये मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि एक फॉल्ट आया पिछले साल, वो फीडर को बंद रहा को 24 से 26 घंटे, समझ न आए कि क्या करें इसको, कि कहाँ पे फॉल्ट आया है। अच्छा, फिर क्या होता है, आखिरी हल क्या होता है कि आपने पोल टू पोल आप डिस्कनेक्ट करते हैं कि ग्रिड से फीडर निकला है, पहला ट्रांसफार्मर जो है उससे आगे आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, पहला ट्रांसफार्मर चलाते हैं, अगर वो चल गया है तो फिर ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब ठीक है, फिर अगले ट्रांसफार्मर तक जाते हैं, फिर अगला डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर जितने ट्रांसफार्मर उस फीडर पे मौजूद हैं वो 1 बाय 1 डिस्कनेक्ट करके फिर डिटेक्ट होता है कि ये फॉल्ट कहाँ पे था। आपका जो वुडन क्रॉस लगा होता है पोल के ऊपर, जिसके ऊपर 3 तारें आपके लगी हुई हैं, उस पे एक आपको डार्क ब्राउन कलर की वो चिड़िया सी नजर आती है, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर जाकर परिंदा बैठा है और उसने प्लास्टिक की ये जो आपके घी की बास्केट होती है, इसकी जो ऊपर वो हुक बनी होती है, ये उसने उठा के उसके ऊपर रखी है और वो पिघली है उस इंसुलेटर पे, उस तार की वजह से, और वो उसके पिघलने की वजह से वहां फॉल्ट आया है। आप लाख टार्च मार लें, आप जो मर्जी कर लें, वो तो आपको नजर ही नहीं आनी। हाँ, ऐसे ही है। ये फिर सीढ़ी लगाकर सारे चेक किए गए तो वो चीज निकली, और वो जब उतारा वहां से तो फिर फीडर चल गया। तो इस तरह के भी मसाइल होते हैं। लेकिन मानसून में और बारिशों में जब आंधी बिलखसूस साथ हो, बारिश फिर भी कुछ ना कुछ बचा जाती है। हाँ, जब साथ में तेज हवा होगी, सिस्टम फेलियर होगा, सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट्स आएंगे और ये भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शहरियों को तवील बंदिश का सामना रहेगा। चलें जी, फिर इसके लिए तैयार रही, क्योंकि आपका सिस्टम ओवरहेड है। तो ये तमाम रीजन जो शाहिद सिप्रा साहब ने बताई, इसके बावजूद आप ये नहीं सोच सकते हैं कि जी आगे मानसून की बारिशों की तो कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम आपका जो है वो ओवरहेड है, तो ये मसाइल तो होंगे। सो अभी जो आपने एक छोटी सी झलक देखी है वो मानसून में आप तैयार हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ना, सिस्टम जैसा हमारा लेस्को का जैसा सिस्टम है, बारिशें चाहे सर्दियों की हो या गर्मियों की हो, आपको लोड शेडिंग का सामना जो है वो करना ही पड़ता है। ऐसे ही। और उसमें किसी हद तक जो है वो, इसमें जब बारिशें होती हैं तो वो ट्रिपिंग भी होती है और इसके साथ साथ बिजली जो है वो भी बंद कर दी जाती है। उसमें आवाम का भी फायदा है। क्यों? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पोल में करंट आ जाता है। जी बिल्कुल। अक्सर जानवर तो जानवर, इंसान जो है वो भी इस चीज़ का शिकार जो है वो होते हैं कि करंट लगने से जाँ भाग जो है वो हो जाते हैं, और कई ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो हमने देखी भी। तो इसलिए वापडा जो है, जब पानी खड़ा हो जाता है, स्पेशली आप लाहौर शहर में, तो आप ये तो अब छोड़ देना कि माशाल्लाह जैसे हमारे इंतजामी इदारे हैं, पानी तो यहाँ खड़ा होता ही होता है। ठीक है, फिर वो उधर ये पेश किया जाता है कि जी पानी निकलने के लिए, निकासी आपके लिए जो है वो वक्त दरकार होता है, तो पानी खड़ा रहता है। जी बिल्कुल, सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम है। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि ये तो होना ही होना है, इसलिए जो है वो बंद कर दिया जाता है। अब मौसम गर्मा जो है उसमें लोड शेडिंग इसलिए ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप यकीन जाने कि हर घर में तकरीबन 2-2 एसी तो लाजमी लगे हुए हैं और हर किसी ने चलाने ही चलाने हैं। उसके बाद रही सही कसर जो है, जब लोग सोलर पर शिफ्ट हो गए हैं, तो अब जो है, चाहे जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर लोड कम हो, लेकिन एसी जो है वो तो चलते हैं। अब हमारे ट्रांसफार्मर जो है, नए ट्रांसफार्मर लगाना जो है वो लेस्को के लिए वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो मेंटेनेंस के बाद भी लगे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांसफार्मर जो है बोसीदा है, ये सारा कुछ है। तो मौसम गर्मा में जब लोड शेडिंग होती है, उसकी बड़ी वजह जो है वो ट्रांसफार्मर का लोड होता है, कि उस पर लोड बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं रिहायशी इलाकों की सिर्फ बात कर रहा हूँ, कमर्शियल को तो आप छोड़ दें ना, उसका तो बर्डन बहुत ज्यादा होता है। हर घर में 2-2 एसी चले हुए हैं, वो उन्होंने लगाने, तो फिर ट्रिपिंग जो है उसका मसला जो है वो चीज़ जो है वो होती है। सो सिस्टम हमारा ऐसा है। सो गर्मियाँ जो हैं वो अब आ रही है, इसके लिए तैयार रहें। आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक और चीज जो मैंने ये अभी रिसेंट बारिश तो 1 या 2 तारीख को ही शायद सिर्फ सब वायर्स 1-2 जगह पर गिरी थी, इसके लिए तो काम कर सकते हैं। ये तो लेस्को के बस की बात है ना, क्योंकि जहां कहीं पानी होता है, आपको खंभों के पास तारे, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। देखें, ये तो इसका सेफ्टी डिपार्टमेंट है पूरा लेस्को के पास, जो इस चीज़ को देखता है, लेकिन वो बस कागजी हद तक देखता है, फिजिकली उसकी कोई चेकिंग नहीं है। ये कंडक्टर हम इसको बोलते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये जब सीधा होता है, इसमें से करंट गुजर के ये वीक होता है। और बहुत सारे ऐसे एरिया जानलेवा है, बिल्कुल जानलेवा है। अच्छा, जानलेवा उस सूरत में देखें, ऊपर से रिलेज लगी होती है, पीछे ट्रॉली ट्रांसफार्म, जो ट्रॉली लगी हुई है ग्रिड पे,
वो या ज़मीन के साथ या टूटता है, वो ज़मीन पे आने से पहले सेकंड्स में वो ट्रॉली निकल जाती है। अच्छा। लेकिन बाज़ औक़ात अगर रिले ने वो काम नहीं किया, ट्रॉली नहीं निकली, तो फिर जब वो ज़मीन पे 11 kV गिरेगी या किसी चीज़ पे गिरेगी तो फिर तो वो नुकसान का बायस है। हालांकि जैसे ही उस तार ने टूटना है, अगर खुदा न खास्ता टूटती है, तो सिस्टम ऐसा है कि आपके ग्रिड स्टेशन से जो उस फीडर की ट्रॉली है उसने ऑटोमेटिकली निकल जाना, लाइट बंद हो जानी है। बहुत कम वाकयात ऐसे हुए हैं कि 11 kV का ब्रेक डाउन हुआ और आपका उसकी वजह से वो ना ट्रॉली निकली हो। हाँ, जो LT लाइन है हमारी, जो ट्रांसफार्मर के बाद है, जो HC से ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर के बाद जो आपकी LT है जहाँ से आपको मीटर का कनेक्शन दिया जाता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा कुंडा भी लगाते हैं और बिजली बड़ा इजीली लगा सकते हैं, वो मैं बता भी देता हूँ। ये 11 kV इस रुख पे हो जा रही है आपकी, और जो HT है वो इस रुख पे, LT इस रुख पे जा रही है, यहाँ पे आप कनेक्शन लगा सकते हैं। वो जब टूटती है वो ज्यादा नुकसान का बाइस बनती है। अगर वो डी नहीं निकली, अगर जंपर नहीं ट्रांसफार्मर का निकला, या फीडर ट्रिप नहीं हुआ, तो वो होता है। और हमारे यहाँ जितने हादसात हुए हैं वो LT के ब्रेकडाउन से हुए। तो ये एहतियात करने की जरूरत है बारिश की सूरत में। जब भी आप देखें कहीं पर भी मुख्तलिफ इलाकों में, मैंने खुद देखा, तो इस वजह से मैंने शायद सिप्रा साहब से पूछा, कहीं भी पानी में वायर गिरी हुई देखे तो प्लीज, चाहे आप बाइक पे हैं चाहे आप पैदल जा रहे हैं, तो उससे बहुत दूर होके जाइएगा। अच्छा जी, कल खुसूसी मनाजिर देखे गए और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार बड़ी तादाद में ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं जी वाघा बॉर्डर पर। और ये भारतीय जो हमने एक साजिश देखी, उसके बाद जोशो जज्बा जो है पाकिस्तानियों का बड़ा दीदनी था। तो कल के वाघा बॉर्डर के कुछ मनाजिर आपको दिखा देते हैं। और हम हर दुश्मन की आंख में आंख डालकर कह सकते हैं, हमसे न टकराना, हम मट्टी के नहीं, हम सिर्फ मट्टी के नहीं, हम शहादत की मट्टी से गुंदे बेटे हैं। और इसके साथ ही कौमी वकार की अलामत सरसब्ज़ हिलाली परचम को उतारा जाएगा और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि इसका तक़द्दुस और ताज़ीम हमारे लिए अहम है और इससे मोहब्बत के इजहार में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यकजा हैं, यकजान हैं। सो टीवी पे ये मंजर देखना और वहां बैठकर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बहुत डिफरेंस है। मैं खुद यहाँ पे गई हूँ वाघा बॉर्डर, और जिस टाइम परेड हो रही होती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं, यकीन मानिए एक अजीब सा जज्बा फील हो रहा होता है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। स्मार्ट मीटर्स की बात कर लेते हैं जी। स्मार्ट बिजली मीटर मार्केट से खरीदने पर पाबंदी, ऐसा क्यों है? शाहिद सिप्रा साहब। देखें, ये 2 माह तक ना सार्फिन के साथ बड़ा मजेदार खेल खेला है लेस्को ने। अपना मटेरियल का जो बहरान था उसको लेफ्ट राइट करके कंज्यूमर को कभी कोई नोटिफिकेशन कभी कोई नोटिफिकेशन करके 2 महीने का टाइम उन्होंने गेन किया, और उसके बाद अब जब स्टॉक आया तो उसके बाद मीटर देने का फैसला किया है। ये तो असल स्टोरी तो ये है। होता यह है कि 4 मार्च को एक नोटिफिकेशन किया जाता है कि तमाम जो सार्फिन हैं जो अपने कनेक्शन लगवा रहे हैं, बिलखसूस सोलर कनेक्शन, बड़े कनेक्शन है ये, आपके MDI कनेक्शन है, ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन है, उनको NOC दिया जाए और वो मार्केट से जो मंजूर शुदा मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ से अपना मीटर खरीदें और लगवा लें। ठीक है। अच्छा, ईद तक तो ये चलता रहा, NOC पे मीटर्स मिलते रहे। ईद के फौरन बाद एक ऑर्डर दिया गया वर्बली कि आप लोग अब जो रवायती TOU मीटर है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप जदीद टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स पे जा रहे हैं, अच्छी बात है, ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, लेकिन उसको जो करने का तरीका कार है ना, वो इस तरह का है कि सार्फिन की मुश्किलात बढ़ रही हैं। ईद के बाद मैसेज हो गया कि आप NOC दें, NOC पे दें कि AMI स्मार्ट मीटर का दें। अच्छा, AMI बाई डायरेक्शनल का नहीं, AMI स्मार्ट मीटर का दें और कहें कि खरीदें। अच्छा, अब तरीका यह है कि NOC मुझे मिल गया, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने जो ऊपर उसने NOC पे जो कंपनी ने लिख कर दे दिया है, 7-8 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मैंने वो मीटर खरीदना है। अच्छा, वो मुझे उस वक्त मीटर दे सकते हैं जब उनके पास जो मीटर्स हैं इनकी इंस्पेक्शन हो चुकी हो, लेस्को भी कर चुका हो और PPMC भी कर चुकी हो, और लेस्को को मीटर के साथ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी मिलना है। लेस्को ने मैन्युफैक्चरर्स के पास जो मटेरियल मौजूद था, मीटर्स मौजूद, उसकी इंस्पेक्शन नहीं की। ठीक है। NOC दे दिए, NOC पे खरीदारी करने के लिए इजाजत दे दी, लेकिन इंस्पेक्शन जब नहीं है तो सार्फिन वो नहीं खरीद सकते, वो बेच नहीं सकते। 1 महीना ऐसे गुजरा,
और जब 1 महीना गुजरने के बाद अब लेस्को के पास स्टॉक आया तो उन्होंने कहा जी NOC पुराने कैंसिल कर दे, तो DN देने शुरू कर दे। अब सारे वो कैंसिल हो जाएंगे, अब डिमांड नोटिस इनको मिलेंगे। अब डिमांड नोटिस की बुनियाद पर लेस्को खुद इनको मीटर देगी। क्या मजाक है? देखे ना, 2 महीने का टाइम चाहिए। आपके पास स्टॉक कम है, आपके पास बुरहान है, तो उसका कोई अल्टीमेट इस तरह का हल निकलना चाहिए था कि कंज्यूमर से, अच्छा ये बड़े सारिफ हैं, डोमेस्टिक के साथ तो होता ही रहता है ना। आप इंडस्ट्री जिसको इकोनॉमी के साथ लिंक किया जाता है, मईशत का उसको रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है, जिन लोगों ने बड़े बड़े सिस्टम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको मीटर्स नहीं मिल रहे। अच्छा, फिर ये सोलर अपनी जगह पे जो आम कनेक्शंस हैं वो भी नहीं मीटर मिल रहे थे, अब वो भी अब मिलना शुरू होंगे। अच्छा, फिर साथ में अब कह दिया गया कि डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, जिसने पिछले साल नवंबर में अपना डिमांड नोटिस सबमिट करवाया, फॉर एग्जांपल 70,000 रुपए उसने मीटर्स के जमा कराया, अब जो है वो 1 लाख के करीब कॉस्ट है, ये 30,000 रिकवर करेंगे, उसको एक नया DN दे, ये भी सारिफ की जेब से ये भी जेब से जाएगा। अब ये इस तरह का खेल खेला गया है। लेकिन चलें, अल्टीमेटली लेस्को वापस आ गई, उन्होंने मटेरियल कह दिया कि हमारे पास मौजूद है, अब अल्लाह करे कि आगे चल जाए। नहीं, ये तो नुकसान पे रहेंगे सारिफ बेचारे, हर तरह से सोलर वालों को सबसे ज्यादा नुकसान, बिल्कुल आपने सही जिसने इतना बड़ा सिस्टम लगा के 2 महीने इंतजार किया, जो 2 महीने उसने जनरेशन किया वो कहाँ गई? उसका नुकसान लाखों रुपए का नुकसान हुआ, वो कहाँ गया? बिल्कुल ऐसे ही, असल इशू ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, तामीराती काम के साथ तजावुजात भी हटाने के अहकामात, और सैटरडे संडे हमने देखा कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पर ये काम हुआ भी, बट तामीराती काम के साथ तजावुजात भी हटाने के अहकामात, यानी जहां कहीं तामीरात हो रही हैं वहां पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि एक लिमिट से ज्यादा तजावुज ना की जाए। इमरान यूनुस, देखिए जी, बिल्कुल ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत पूरे शहर में तामीराती और तरक्याती काम जो है वो जारी है। पहले तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि 30 जून से पहले ये तमाम स्कीमें जो हैं ये मुकम्मल की जाए। इसमें होता यही है कि तमाम इदारे जो है वो कोशिश यही करते हैं कि बजट से पहले 30 जून की डेडलाइन इसलिए दी जाती है कि बजट से पहले तमाम फंड्स जो हैं वो लगा दिए जाए, और अक्सर ऐसे भी होता है कि पेमेंटें जो हैं वो पहले कर दी जाती हैं और काम जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता। तो इसमें जो ठेकेदार हैं या मुतलका कंपनीज हैं उनके वारे न्यारे जो हैं वो हो जाते हैं, फिर वो चाहे जैसा मर्जी मटेरियल यूज़ करें, इसीलिए तो सड़कें जब बनती हैं और उसके बाद टूट फूट का शिकार भी हो जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो इसमें बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये भी फैसला साजी जो है वो करनी चाहिए कि अगर कोई रोड बनी है और अगर वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ख़राब हो जाती है तो फिर उस रोड की रिपेयरिंग की तमाम तर जिम्मेदारी मुतलका ठेकेदार या मुतलका कंपनी की होनी चाहिए। मयार पे कोई समझौता नहीं किया देखिए, शफाफियत और मयार कब तक सुनते रहेंगे? पिछले 17 साल तो मुझे हो गए ये सुनते हुए कि शफाफियत और क्वालिटी जो है इसको देखा जाएगा, म्यार को देखा जाएगा, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ आ जाएंगे, चलें ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उन्होंने कहा कि स्कीमें जो हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं। इसके साथ साथ तजावजात के हवाले से हम देखें तो एक बड़ी कैंपेन जो है वो नजर आ रही है। पहले मेन रोड के बाद अब गली मोहल्लों में मशीनरी जो है वो पहुंच गई है। इकबाल टाउन की गलियों में जो है वो भी जो है तोड़ फोड़ की जा रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें बात यह है कि लोगों ने भी तो ज्यादती कर रखी है ना कि जो 50-50 फुट की रोड्स हैं वो उन्होंने रैंप अपने इतने बढ़ाए हैं, सिर्फ रैंप नहीं 30-30 फुट की रोड रह गई है, 50 फुट से 30 फुट की रह गई है। अच्छा, लोगों ने यहाँ पर किया क्या होता है, अभी जो LDA का ऑपरेशन मैं इकबाल टाउन में देख रहा हूँ ना, जिन लोगों ने अपने गेट के आगे रैंप बढ़ाए हुए हैं, चले वो तो समय लगती है कि चलो जी उनका जरा घर ऊंचा है या नीचा है तो उन्होंने गाड़ी अंदर ले जाने के लिए रैंप बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ जो लोग ज्यादती करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गेट के अलावा अपना पूरा घर जो है उसके आगे जो जगह बची हुई है ना रोड की, उसको भी शामिल कर लेते हैं। वो जंगले लगा के गाड़ी खड़ी, जंगले अल्लाह आपका भला करे, हर जगह पर भाई ये तो ज्यादती है ना। आप जंगले लगाने की क्या जरूरत है? आप अगर आपके घर के आगे आप वैसे गाड़ी पार करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं, जंगले लगाने की क्या जरूरत है? और ऐसी जो हम ऑपरेशन देख रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो है ना वो देखने में सामने आई है कि मैं चूंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हम रिपोर्टर हैं, हम फिर घूमते फिरते हैं, मैं मुख्तलिफ लोगों के पास गया और वैसे ही मैंने पूछा कि जी ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ है तो आप क्या देखते हैं, ये तो वैसे लोग ज्यादती कर रहे हैं। वो कहते हैं भाईजान कोई बात नहीं है, थोड़ा अरसा चलना है। बल्कि एक साहब ने मुझे ये भी कहा इकबाल टाउन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंक्रोचमेंट वहाँ कर रखी थी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनकी, उन्होंने कहा जी मुझे स्टाफ ने कहा सर कुछ दिन रुक जाएं फिर हम आपको बता देंगे कि आपने दोबारा कब ये चीज़ जो है वो अपनी पुख्ता करनी है। मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। करना क्या चाहिए, और कुछ ऑपरेशन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एक जगह ऑपरेशन हो रहा है और उसके पीछे से दोबारा से सीमेंट बजरी मंगवा के लोगों ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया, और अगर किसी ने शिकायत की है तो उन्होंने तो वापस आके तोड़ दिया। होना क्या चाहिए, जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ जो लोग वायलेशन कर रहे हैं ना उनसे एफिडेविट लें,
और उन्हें ये कहें कि अगर वो दोबारा ये काम करेंगे तो उनके खिलाफ FIR का इंदराज कराया जाएगा। बिल्कुल ये चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तो हमारी कौम तो वैसे डंडे की पीर, ये तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हेलमेट नहीं पहनते, आप इन लोगों को इंक्रोचमेंट से डराने जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये जब तक नहीं करेंगे कि उन कानून का डर खौफ नहीं होगा लोगों पे, ये तजावजात खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल। अच्छा जी, LDA प्रोग्राम के तहत गुलबर्ग टाउन की 11 में से 5 स्कीमें मुकम्मल है, लेकिन जहाँ स्कीमें मुकम्मल करते जा रहे हैं वहाँ ये जरूर इंश्योर कराएं कि क्योंकि काम करने के बाद जो है हम देख रहे हैं कहीं सीवरेज, कहीं गैस पाइपलाइंस अगर डल रही हैं तो वो रोड्स टूटे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है, इसको जरूर इंश्योर करा दे। दूसरी जानिब 3200 तजावुजात खत्म की गई और कितने ट्रक जो सामान है वो भी जब्त कर लिया गया। 7000 से ज्यादा बैनर्स उतारे गए, पोस्टर उतारे गए, 91 इमलाक को सील किया गया और ये तजावुजात के खिलाफ ही ऑपरेशन हुए हैं। मजंग, चबुर्जी, इस्लामिया पार्क, मुल्तान रोड, शाह आलम, आजम क्लॉथ मार्केट, म्यू अस्पताल, कॉलेज रोड से अमीर चौक तक ये कल गुज़श्ता रोज हुआ है। शाहिद सिप्रा साहब, देखिए तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है इसको सराहना चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में ये ऑपरेशन किया है, आप देखें गली मोहल्ले की सतह पर देखें बहुत सारे लोगों ने तजावुजात किया है। आप तो जंगले तक रहे हैं, लोगों ने तो कमरे बनाए हुए थे, बाहर तक सिक्योरिटी किचन बनाए हुए, वॉशरूम बनाए हुए थे, वो जब तोड़े गए हैं तो फिर उस पे तो होना है ना। देखें 40 फीट की गली है तो आपने उसमें बढ़ा लिया है काम। अच्छा ये बड़ा है, जनरल स्टोर्स है और उन्होंने कितनी दूर दूर तक अपना सामान लगाया। घर आप इवन घर जो है, अच्छा फिर होता क्या है कि घर में एक शहरी है उसने बनाने की कोशिश की है, उसको कोई रद्द अमल आ जाए तो वहाँ लड़ाई है, मोहल्ले में लड़ाई हो जाएगी। अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि बैठेंगे और मजाक रात से बात हो जाएगी, चलो कोई गल नहीं बना लो। तो इस चीज से निकलने की जरूरत है। दूसरा कि हमेशा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। जिस तरह इमरान ने कहा कि एक जगह ऑपरेशन होता है लेकिन कुछ दिन के बाद वहां पे तजावुजात दोबारा होती हैं, वही थड़े बन जाते हैं। इसी तरह लेस्को का भी ऑपरेशन होता है, इधर से ऑपरेशन होता है और रात में फिर कुंडे लग जाते हैं। ऐसे ये होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो कौम है ना वो इन कामों पे हमारा ज़हन बहुत आप अपनी एनफोर्समेंट 24 घंटे के लिए तो हर जगह पे नहीं लगा सकते ना। अच्छा, अब मार्केट्स में देख लें कि मार्केट्स का मामला अभी तक बहुत क्लियर है। मार्केट्स में उस तरह तजावुजात वापस नहीं इलाकों की तरफ आ जाए ना तो वहां पर तजावुजात बहुत ज्यादा वही अब चौक चौराहों में। अच्छा, अब तजावुजात किस मद में आ रही है? अब तजावुजात आपकी आ रही है चिंची रिक्शा की मद में, आपके लोडर रिक्शा की मद में। ऐसे ही है। अब आपके फ्रूट और ये जो बाकी चीजों की जो रेडी है, जो आमतौर पर रेडी लगती थी, अब ये कन्वर्ट हो गई है आपके मोटर बाइक के साथ। अब जब वो कोई ऑपरेशन शुरू होता है और कीक मारी तो निकल गया। ऐसे ही अब इन चीजों के साथ निपटने के लिए क्या है? अच्छा, फिर दूसरा कि अगर कोई इंतजामी इदारा कोई सख्त एक्शन ले ले और हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, उसका कैमरा मौजूद है, वो कोई ना कोई ऐसी वीडियो बन जाती है जिसमें हम हमदर्दी डाल देती है। हालांकि तजावुजात के ऑपरेशन पे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये शहर का बहुत बड़ा मसला है भाई। बिल्कुल, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि किसी गरीब की चीजें उठाकर फेंक देना, फल है तो वो उठाकर फेंक देना, इस चीज के खिलाफ है। ये कोई इजाजत नहीं देता, ना कानून किसी को इजाजत देता। हाँ, रियासत अपना रास्ता अपनाए, कानूनी रास्ता अपनाए, उस पर रखकर अगर वो करें। अच्छा, यहाँ तो ये भी होता है ना, आपने रेडी पकड़ी गई है, पॉलिटिकल लोगों को आपने ले जाना है और जाके थोड़ा फाइन लेके वापस ले। बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई जेडी रेडी वापस आई, कितने कितने फेरी तो लगनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इन चीजों से निकलकर अगर इदारे अच्छी तरह काम करें तो फिर तो है हर चीज मुमकिन। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। आप ये खबरें दे दे कि इतनी अमलाक को सील किया गया, इतने बैनर्स उतारे गए, तो फिर ये रिवायती काम गिरेंगे। एक तो इसका फॉलोअप रूटीन में लेना पड़ेगा और दूसरा सख्त कार्रवाई करनी होगी, दोबारा वहां पर तजावुजात कायम नहीं करने देने होंगे, तब हम इस ऑपरेशन को कामयाब कह सकेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एफबीआर को इख्तियारात दिए गए हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की गई है, बट इससे ताजिर परेशान हैं। शाहिद सिप्रा साहब, देखें जो टैक्स देता है उसको तो नहीं परेशान होना चाहिए। बात है, हम और आप क्यों नहीं हो रहे हैं? हम तो हमारी तनख्वाह बाद में आती, पहले टैक्स कटता है, हो जाता है ना। हम लोग कोई चीज खरीदने जाना, इवन टॉफी भी खरीदनी है तो उसकी स्लिप निकलेगी, उस पर भी 1 रुपया कटना। बिल्कुल ठीक है ना। छोटी से छोटी चीज लेंगे, स्लिप लेनी है, उस पर भी 1 रुपया आपने देना है। बाकी टैक्सेस तो इसके अलावा हैं, उस स्लिप का देना है आपको। तो इसलिए ये वो ताजर हैं जो कि टैक्स चोरी करना चाह रहे हैं, वो परेशान है। क्यों परेशान है भाई?
हुकूमत अगर कोई पॉलिसी बनाती है या टैक्स आपसे वसूल करती है तो उसको आप मुनाफे के साथ मशरूत रख के तो नहीं होना कि आपका मुनाफा जो है वो कम हो रहा है या आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, ये तो नहीं होना ना। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपकी मंथली इनकम है या पर एनम जो इनकम है, उससे टैक्स गवर्नमेंट आपसे मांग रही है और उसकी बुनियाद पर अगर टैक्स के लिए आपको शराइत पहले ईजी। अच्छा ये देखना, ये साबिक दौर हुकूमत में ज़्यादा चला था कि टैक्स देना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत साफ़ और शफाफ हुकूमत हुई थी कि वो आ गई और उससे सारा कुछ हो जाएगा और जैदी साहब को चेयरमैन लगाया गया, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी जाना पड़ा। अच्छा, वो प्रेशर भी इन ताजर हजरात का और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, सनतकारों का ना ले सके, गवर्नमेंट भी ना ले सकी। और अभी भी यही होगा, देखिएगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है और उसके सामने अभी से ताजर शुरू हैं, कल को बड़े बड़े सनतकार भी खड़े हो जाएंगे। जब सनतकार खड़े हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ जाता है। हालांकि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की इकॉनमी टैक्स पे चल रही होती है, पूरी दुनिया की डेवलपमेंट वर्क जो है वो टैक्स पे चल रही होती है, हर जगह पे टैक्स कलेक्शन होती है और शफाफियत के साथ होती है। हमारे यहाँ एक और अलमिया भी है कि हम लोग कहते हैं कि हमारा टैक्स का जो पैसा जमा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका आगे जो यूटिलाइजेशन है वो शफाफ तरीके से नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है, चाहे वो हम सियासी तौर पर कहें, चाहे हम इनफरादी तौर पर इस पे बात कर लें, लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो हमने जो टैक्स दिया वो उसका पैसा कहाँ गया। इन सब चीजों को देखने की जरूरत। आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं, पैसा देते हैं ना, बिल्कुल, उसी पैसे में से आपके जो उसकी मेंटेनेंस है वो होती है। इसी तरह इवन रिंग रोड अगर आप लाहौर के अतराफ में है ना, लाहौर के अंदर है, उस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उस पर भी पैसे दे रहे हैं। आप लाहौर शहर में एंटर हो रहे हैं, चाहे जीटी रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उस पर भी देना है टैक्स। ये तमाम टैक्स ये चीजें। बट मेरा सवाल ये है कि आमदन के मुताबिक टैक्स ना देने पर, तो आमदन के मुताबिक टैक्स जो नहीं दे रहे उनको रास्ते कौन बताता है? आमदन के मुताबिक ही तो लेना है। मैं कह रही हूँ उनको रास्ते कौन बताता है? यही बताते हैं जो लेने वाले हैं ना। हमारी खबर की सुर्खी में ना थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ होना ये चाहिए था कि आमदन के मुताबिक टैक्स जो है वो ना देने पर ऑडिट, चोर परेशान। अच्छा ये देखें, ये जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है जो इसमें तरमीम की गई है वो है क्या? वो ये है कि जिन पर शक है महकमे को, इनकम टैक्स को, जिन पर शक है इस डिपार्टमेंट को, वो क्या करेगा? वो अपना स्टाफ जो है, एक बंदा स्टाफ, ये नहीं होता कि जी किसी का कारोबार है वहां पर 6 लोग जो है वो बिठा दिए जाएंगे, इस तरह नहीं। उन्होंने कहा एक आधा बंदा जो है हम वहां पर बिठा देंगे, वो चाहे 1 हफ्ते के लिए बैठे, 1 दिन के लिए बैठे, 2 दिन के लिए बैठे, उसने मॉनिटर करना है, ठीक है। अगर भाई आप लोग, मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ, तो अगर इनकम टैक्स महकमा जो है वो ये चाहता है कि भाई हम मॉनिटर करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा भाई आ जाए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, एक चेयर ही देनी है, एक जगह ही देनी है ना भाई, बैठे आप मेरे अकाउंट्स ऑफिस के साथ बैठ जाए, देखें आप कि हम जो हम कमाई कर रहे हैं उसमें से हम टैक्स आपको दे रहे हैं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मैं टैक्स चोरी करूंगा, और यहाँ पर होता क्या है, अभी भी ये होता है, क्या होता है कि लोग जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये करते क्या है, ये अपना टैक्स बचाने के लिए फर्म्स हायर करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लॉयर हायर करते हैं, फिर क्या करते हैं कि जनाब अपना टैक्स जो है वो बचाते हैं। भाई क्या आप क्यों, एक जिम्मेदार शहरी जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को एफबीआर में रजिस्टर्ड होना जो है वो जरूरी है, इसी तरह भाई आप टैक्स भी अदा करें ना। हाँ, अगर आप परेशान इस वजह से हैं कि जो आप टैक्स दे रहे हैं वो हुकूमत खा रही है या महकमा खा रहा है या चोरी कर रहा है, फिर आप परेशान हो, फिर आप प्रोटेस्ट करें, फिर आप तालाबंदी पर आए, फिर आप वहां हुकूमत से सवाल करें, फिर तो समय लगती है, फिर मीडिया भी आपके साथ है। एक तरफ आप टैक्स चोरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अवेला ये कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बात तो ठीक नहीं है ना। हमेशा यही होता है कि टैक्स चोरी जो है ये बड़े बड़े ताजर जो है उनकी जानिब से किया जाता है। और दूसरी जो शिक, इसमें शिक नंबर 6 है खबर के मुताबिक, उसमें ये होगा कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, ठीक है, उनके अकाउंट्स जो है बगैर नोटिस के मुंजमद कर दिए जाएंगे अनटिल अनलेस वो क्लीन चिट नहीं हासिल करते। सही। तो इस पे ताजिर परेशान हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको परेशान नहीं होना चाहिए। भाई ये देखें, अगर आप टैक्स अदा करेंगे, आपका मुल्क चलेगा, तो फिर सिस्टम चलेगा और आपका कारोबार चलेगा। जब सिस्टम ही नहीं चलेगा तो आपका कारोबार तो बंद हो जाएगा। देखें, ये जो तरमीम की है इन्होंने, ये माजी की प्रैक्टिस है, ये माजी में होता रहा है। आप बड़े बड़े स्टोर्स पे एफबीआर की टीमें बैठी रही हैं, उन्होंने उनकी पर डे सेल देखी है, उनकी मंथली सेल देखी है, उसका प्रॉफिट देखा है, उसकी बुनियाद पर टैक्स उनसे हुआ है।
ये माजी में होता रहा है। माजी में इवन आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड भी हासिल करते रहे हैं, और जो ऑनलाइन रिकॉर्ड था उसकी बुनियाद पर भी ले, आपके बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन पर ये लोग जाते रहे, वहां से टैक्स लेते रहे। अब बात रही कि दूसरी के इसको हम अकाउंट्स मुंजमिद, ये पहले भी करते हैं, और अकाउंट्स मुंजमिद करने के बाद जो टैक्स है वो उसमें से निकलवा लेते हैं ना कि रिवायती काम होते हैं और उसके बाद दोबारा से वही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए ये तरमीम या अमेंडमेंट्स इनका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, वैसे मुझे नहीं समझ आती, हमें टैक्स कल्चर को आम करने की बहुत जरूरत है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम बहुत सारे लोगों को वक्तन फवक्तन ये बताते रहते हैं, बट जहां पर आ जाती है बड़े ताजिरों की बात तो वो तो कभी भी ये चीजें बिल्कुल जो है ना वो खुल्लम खुल्ला अपनी नहीं बताते हैं, हमेशा से वो टैक्स चोरी में रहते हैं, और मेरे ख्याल से पकड़ने की भी जरूरत इनके बड़ा ईजी है पकड़ना। आप बिजली की कंजम्पशन लें, आप गैस की कंजम्पशन लें, तो आप इनको बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। ये कोई मसला है, हाँ। ये कोई मसला है। देखें जो चीज इस प्रेमिसेस में बन रही है, या वो बिजली पे बन रही है, या वो गैस पे बन रही है, या फिर फर्नेस पे बन रही है, आप इन चीजों का उनका रिकॉर्ड ले लें, उसके बाद देख लें कि उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लें कि उनका क्या बनी है, क्या चीज निकली। ये आपको टिप बता दी है जी, तो इससे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और खबर यह है, फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से क्रैकडाउन किया गया, 8000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। ये रिवायती कार्रवाइयों में से एक है जो रूटीन में हम देखते हैं, खास तौर पर मंडे को हमें ये खबर मिलती है। इमरान यूनुस, शुक्र करें कि कार्रवाई हो तो रही है ना, रवायती कार्रवाई में मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूँ। देखिए, फूड अथॉरिटी के पास जितना स्टाफ है ना, वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि कहीं रेड करेगा, ठीक है दूध पकड़ा गया, ये वो। मैंने पहले भी ये कहा है कि अब जो मिलावटी दूध है वो गिरदोनवा से नहीं आता, दूसरे शहरों से या दूसरे कस्बों से लाहौर में कम ही आता है। क्यों? क्योंकि वो अब यहीं पे बनता है, लाहौर में ही ये दूध जो है वो मिलावटी दूध तैयार होता है। बल्कि जो बड़े बड़े डेयरीज हैं जो रात को वो ये दूध जो है वो तैयार करते हैं, और उसके बाद जो है वो उसकी तरसील जो है पूरे शहर में हो जाती है। फूड सेफ्टी टीमें जाती हैं, वो अपनी कार्रवाई करती हैं, अपने कवानीन के मुताबिक ये लोग कार्रवाई करते हैं। प्रेमिसेस को सील करेंगे, जो कि 1 दिन से 6 दिन का टाइम होता है, उसमें ये सील करेंगे, उसके बाद अपना जुर्माना करेंगे और अपना जुर्माना लेंगे। इससे ज्यादा ये कर ही नहीं सकते। करना किसने? करना है आपकी गवर्नमेंट ने। अगर आपकी गवर्नमेंट जब तक इसमें सीरियस नहीं होगी, मुझे ये बताएं, छोटी सी मिसाल देता हूँ, पंजाब हुकूमत नई बनी, उसके बाद मरीम नवाज साहबा ने क्या किया कि जी आम आदमी को रोटी जो है वो 14 रुपए 16 रुपए पे हर तंदूर बेचेगा। तंदूर मालकान ने कहा कि जी हम तो नहीं बेच सकते, लेकिन इन्होंने डंडे के जोर पे करवाया कि नहीं। ये बात आपको भी पता है कि पूरे शहर में रोटी सरकारी नरखों पर बिकना शुरू हो गई। बिल्कुल। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि अगर सरकार किसी चीज का सोच ले तो वो लाजमी करवा सकती है। अगर सरकार ये कह दे कि शहरियों को खालिस दूध पिलाना है तो वो लाजमी पिलवाएगी, हो ही नहीं सकता। क्यों? माजरत के साथ आपके यहाँ पर जो कैबिनेट में बंदे बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पर जो बंदे असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो कि अवाम की तर्जुमानी के लिए इलेक्टेड होकर आए हैं, वही इस चीज की असल वजह है। बिल्कुल। वो असम्बलियों में ये चीज अप्रूव करें कि जो बंदा मिलावट करता है वो अगर एक बार पकड़ा गया, उसके बाद सारी जिंदगी वो उससे रिलेटेड कोई काम जो है वो नहीं कर सकेगा। ठीक है, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा वो बंदा। ये नहीं करेंगे। उसको 6 महीने की सजा दें, उसको 1 करोड़ रुपया जुर्माना करें। मैं देखता हूं ऐसी सजा दे, देखते हैं कौन सारा आपका शहर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों? इनके अपने स्टांस है। फूड अथॉरिटी बारह ये कहती है कि जी हम कवानीन में तरमीम करा रहे हैं। तरमीम मैं बहुत अरसे से सुनती आ रही हूं। फूड अथॉरिटी ने कई बार कोशिश की है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। मैं अब आपको क्या बताऊं, यहाँ जितने बेचारे डीजीज हैं वो जलील होते रहे हैं। एमपीएस तो जब चलती नहीं है तो फिर क्या फायदा है? बोल नहीं सकते ना, वो बोल नहीं सकते। उन्हें अपनी नौकरी की पड़ी करके जाते हैं किसी प्रीमिसेस को, अगले दिन वो बेल कर आके तो दोबारा से वही काम हो रहा है, तो फिर वो बेसिकली इनडायरेक्टली आपके लॉरी जो अवाम है उनके साथ खड़े हैं कि अगर इनको बंद कर देंगे तो ये दूध कहाँ से पियेंगे, इनको दूध ही नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं करने देते। नहीं अब ठीक है, वो तो आप जान देगा क्या मैं कहूँ। शायद सिप्रा साहब, अब हमें जिस तरह पता चलता है ना दूध में क्या क्या चीजें शामिल की जा रही हैं, तो हम परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चों को हाथों से ये तो मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। बात यह है कि ऐवान में जो बैठे लोग हैं, कानून साजी तो उन लोगों ने करनी है, अवाम की तर्जुमानी इन लोगों ने करनी है, जो वहां खड़े होकर कहते हैं कि हम अवाम के वोट लेकर आए हैं, उन्हीं के वोटों से जीत कर यहाँ पर आए हैं। तो उनकी सेहत के या हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की बात की जाए या दीगर मसाइल जितने भी अवामी हैं उनकी बात की जाए तो ने करना है। आपके इन्हीं MPs ने, इन्हीं MNAs ने, इन्हीं विफाकी और सूबाई वुज़रा ने करना है।
और पंजाब लेवल पे तो सारी सूबाई गवर्नमेंट आपकी जो है, आपके MPs जो हैं उन्होंने एड्रेस करना है। और लाहौर के बाअसर MPs हैं, ये नहीं है कि वो आम जो आपके रूरल एरिया या जनूबी पंजाब के जिन लोगों की यहाँ सुनवाई नहीं होती या CM तक की बात होती है, बाअसर MPs हैं। अगर यहाँ पर हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, बाअसर लोग बात पता क्या होती है, लोगों के मैं आपको बताऊं, बिजली चोरी की आपने बात की है ना, मैंने खुद वुज़रा के मुंह से सुना है कि आप बिजली चोरों के खिलाफ इतना सख्त क्रैकडाउन ना करें, साडा इलेक्शन खराब होता है। तो देखे ना फिर अब क्या करेंगे, ये लोग आड़े आ जाते हैं। जब इलेक्शन की बात होती है ना, फिर ये सारी लेफ्ट राइट की चीजें उसमें एडिशन हो जाता है उसका। इसलिए आप दूध पीने की बात करें या अच्छा दूध आपको मिल जाएगा, ये तो लाहौर शहर में कभी भी नहीं है। आपके खाने पीने के लाए ना, एक दफा आयशा मुमताज को अभी पिछले दिनों मैंने टिक्कर पड़ा है कि कहीं से पत्नी लगी हुई थी, OSD बनी है, तो मुझे बड़ी देर बाद याद आया कि दाता साहब का उर्स चल रहा था, तो इन्होंने कहा मैंने लंगर खाना चेक करना है। उन्होंने कहा जी ये ज़ायरीन अकीदतमंद जो हैं, ये इनकी तरफ से कोई रद्द अमल आ जाएगा। उन्होंने कहा जिन लोगों ने खाना है मैं उनके लिए आई हूँ, मैंने चेक करके जाना है। इस तरह के ऑफिसर आए तो फिर तो आती है समझ। तो फिर अगर किसी की फैक्ट्री में दूध ही चेक हो और फिर सारी जिंदगी आपको पोस्टिंग ही ना मिले, तो फिर ये तो ये इशू ये है। सिस्टम की बात करते हो, यहाँ पर एक कैंपेन शुरू हुई थी, गाय भैंसों को लगाने वाला, दूध ज्यादा लेने वाला एक इंजेक्शन था, आई थिंक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन था, कि जी ये बैन हो गया कि जी ये मेडिकल स्टोर्स पे नहीं बिकेगा। ठीक है, मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चली, गवर्नमेंट ने रेड्स भी की, लेकिन आज भी वो इंजेक्शन जो है वो सेल हो रहा है। क्यों नहीं बंद हुआ? आप देख सकते हैं कि जी जो इंतजामिया के रेट है, फूड अथॉरिटी के रेट है, वो कहां पर है। यहाँ पे तो बस मैं कहती हूँ जंगल का कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह की टॉपिक हम डिसाइड करें जिसका बराह रास्त फायदा आपकी सेहत को हो। और आजकल तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज है वो हमारी सेहत है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने अपने न्यूज पार्ट में डिस्कस किया कि ना तो आपको खाना अच्छा मिल रहा है, ना तो आपको दूध अच्छा मिल रहा है, हर जगह पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। नतीजतन क्या है, हर बंदा जो है बीमार है, किसी को स्टमक का इशू है, किसी को पेट का इशू है। बच्चों में अगर हम खास तौर पर देखें, बड़ों में देखें, तो ये मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक बहुत आम मसला जिसका हर नौजवान को सामना है, जिसका हर किसी को सामना है, वो क्या है जी? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी। अब हर कोई इससे गुजर रहा है। तो आज हमने इसके लिए बड़ा ही एक हेल्दी तरीका ढूंढा है जिसपे हम बात भी करेंगे। योगा आपको तंदुरुस्त कैसे रखता है, आपका स्ट्रेस कैसे रिलीज करता है। बहुत सारी चीजें हम रूटीन में जो है वो देखते हैं कि जी बहुत सारे लोगों को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। योगा जो मुसलसल करते हैं बड़ी काम उनको आप देखते हैं। सो ये चीजें आपकी जहां लाइफस्टाइल को बेहतर करती हैं, जहां पर आपकी हेल्थ को बेहतर करती हैं, वहीं आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में योगा का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अब तो अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं तब आप योगा भी कर सकते हैं। जी हमारे मेहमान का तारुफ मैं कराना चाहूंगी। योगी हमारे साथ हैं जी नईम साहब, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो सब चीजें मैंने डिस्कस की, योगा से इनका हल मुमकिन है? 100% मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। योग बेसिकली है जी आपको आपके साथ मिलाने का आर्ट। आज का इंसान बिछड़ा हुआ है अपने आप से, अपने घर में मौजूद नहीं है। हाँ। जहाँ फिजिकली मौजूद है मेंटली मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही स्ट्रेस है। जैसे इंसानी जिस्म को मोच आ जाए, पाँव को मोच आ जाए तो इंसान चलने के काबिल नहीं रहता। तो जो मुसलसल सोच है ये दिमाग की मोच है। सही कहा। तो दिमाग चलने के काबिल नहीं रह जाता। तो अगर इस मोच से बचना है तो लम्हा मौजूद में आना होगा, प्रेजेंट मोमेंट में आना होगा। जब आप किसी भी जगह पे बैठे हैं और आप मेंटली वहां पे नहीं है तो आपकी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है, दिमागी और जिस्मानी, जिससे फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारी चीजें फिर जो है। और स्ट्रेस आज की सबसे बड़ी बीमारी है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये आप अगर फ्यूचर की सोच रहे हैं तो एंजाइटी है, पिछले कल की सोच रहे हैं तो डिप्रेशन है। आने वाला कल जो है वो परेशानी का नाम है और गुजरा हुआ कल गम का नाम है। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो हाल के साथ जुड़ जाएं। लफ्ज ही बड़ा प्यारा है, खुशहाल। हाल के साथ जो जुड़ा हुआ वही खुश रह सकता है। अगर हाल से टूट जाएंगे तो खुशी का ताल्लुक किसी चले जी, ये तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें से निकल नहीं पाते। तो उसके लिए हमने हल ढूंढा है कि आप योगा करें। योगा वाकई ही आपको सुकून देता है, स्ट्रेस से निजात दिलाता है? बिल्कुल जी, एक टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स योग के अंदर हैं, वो डिस्कस करेंगे। हम चलेंगे ब्रेक के बाद जरूर। मैंने आपसे सीखनी है क्योंकि मुझे खुद सम टाइम बड़ा स्ट्रेस हो रहा होता है। स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं होता कि आपको परेशानी हो रही है, आप दफ्तर से घर जाएं तो आप बड़ा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, तो आपको रिलैक्स होना होता है ना। इंसानी जो
दिमागी सेहत का ताल्लुक है वो आपकी ब्रीदिंग के साथ है। योग ये कहता है कि जिस इंसान की सांस कंट्रोल में है उसका दिमाग कंट्रोल में है, जिस इंसान की सांस कंट्रोल में नहीं उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जब कोई बहुत गुस्से में आता है तो उसकी सांसें फूली होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो आज का इंसान जो है वो कंप्रोमाइज कर चुका है क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, दोनों चीजों पे हमने कंप्रोमाइज किया है। सांस पूरा क्यों नहीं आता, उसकी वजह स्ट्रेस है। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो वो पूरा सांस ले रहा होता है, उसका पेट से मूवमेंट हो रही होती है, ऐसे ही है वाकई। और यही इंसान जब गहरी नींद में सोया होता है तो दोबारा से लंबी सांस हो जाती है। तो इससे पता चला कि सांस अगर छोटी हुई है तो वो इसकी वजह से छोटी हुई। जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितनी सोचें होंगी, इंसान अपने आप से बाहर होगा, बिछड़ा होगा अपने आप से, तो सिस्टम काम नहीं करता, सांस पूरी तरह ले नहीं पाता। योगा का क्या कोई वक्त भी मुकर्रर है कि इस टाइम करेंगे तो ये बेस्ट टाइम है? बेस्ट टाइम वही है जिसमें आपके पास वक्त हो। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप मेंटली कहीं और है, तो उस योगा का फायदा नहीं। योगा बेसिकली एक्सरसाइज का नाम नहीं है, योगा आपकी अवेयर होके मूवमेंट करने का नाम है। अवेयर होके आप अवेयर होके, जी जी, अवेयर होके कुछ भी करते हैं। आपके जिस्म से कोई भी एक्टिविटी हो रही है, अगर अनकॉन्शियसली मूवमेंट होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली मूव करते हैं बॉडी को, इसको आइडियो मोटर रिएक्शन कहते हैं। जो आपके दिमाग में सोचें होती हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम पे ट्रैफिक है। जब वो ट्रैफिक बढ़ जाती है तो अनकॉन्शियसली मूवमेंट शुरू हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा मर्ज है कि आप बगैर चाहे आपके जिस्म पे हरकत आ रही है, आप सेंसलेस हो चुके हैं, आप बगैर चाहे जिस्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप चाहते हुए कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर आप कोशिश करके कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये आइडियो मोटर रिएक्शन पे काबू पा लें तो बहुत सारे अमराज से निकल सकते हैं, जैसे जिस्म का राशा का प्रॉब्लम या पार्किंसन, या जिस्म के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आता है, मसल्स दुखते रहते हैं, बहुत सारी लथार्जिक रहता है, जिस्म सुस्त रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, दिल चाहता है कोई और हमारे से काम कर दे, पानी तक भी कोई और पिला दे। ऐसे ही है। तो अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस क्या करना है, जो नॉर्मली हमने देखा कि लोगों के ज्यादा मैसेजेस भी आते हैं, लोगों के ज्यादा इश्यूज रहते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, किस तरह से आप योगा से खत्म कर सकते हैं, मोटापा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा फैट का सामना है, कुछ चीजें वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ योगा के जरिए जो हमने कहा कि जी आप खूबसूरत भी दिख सकते हैं, ये खूबसूरत कैसे योगा से हो जाता है? फेशियल योगा एक बाकायदा अलग से आर्ट है इसके अंदर। फेशियल योगा, उसमें मार्मर पॉइंट्स हैं, फिर कुछ पोजेज ऐसे हैं जो कि बाकायदा आपको यंग करते हैं, एंटी एजिंग, रिवर्स एजिंग, आपकी एज रिवर्स कर सकते हैं। यानी आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो आजकल हम देख रहे हैं, लोग बोटॉक्स करा रहे हैं, अपने फिलर्स करा रहे हैं, ताकि वो जो है ना फेस आपका बड़ा फ्रेश सा लग सके, तो आपकी इन सब से जान छूट गई। एज का ताल्लुक बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ है। अगर बायोलॉजिकल क्लॉक को रोक लिया जाए, उसकी टेक्निक है, योग बताता है कि मुख्तलिफ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को रोकना सिखाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स करना सिखाता है। तो ये बेहतरीन टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे और कुछ परफॉर्म करेंगे। इसको 5 पोजेज हैं, वो तिब्बतन पोज कहते हैं उनको, तिब्बतन पोज के नाम से गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। 5 पोजेज जो कर लेता है डेली बेसिस पे, उसकी एज रिवर्स होना शुरू हो जाती है, उसकी चेहरे पे जुड़ियां करेंगे। अच्छा जी, मोटापे का इलाज किस तरह योगा से मुमकिन है? मोटापा जो है बेसिकली ये इसकी बहुत सारी काजेज हैं, लेकिन आजकल जो समझ में आ रहा है वो ज्यादा स्ट्रेस ही है, एंजाइटी, स्ट्रेस, जिसकी वजह से जो है वो इंसान जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो ज्यादा खाया जाता है, खाना भी ज्यादा खाया जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है इंसान ना, उसका कंट्रोल नहीं रहता अपनी बॉडी के ऊपर। तो और भी वजूहात हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है मोटापे की वजह। तो मोटापे को बेसिकली अगर आपने कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल लेके आना है। आपकी हर चीज कंट्रोल्ड हो, आप कोई आउट ऑफ कंट्रोल काम ना करें, आपकी गुफ्तगू कंट्रोल्ड हो, आप जहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं मेंटली वहाँ पे मौजूद हों, लोगों के साथ आप पूरी तरह अट्रैक्शन आपकी होनी चाहिए। आप जब उस जगह से निकल जाते हैं तो अपने जिस्म से निकल जाते हैं और आपके सिस्टम सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके सिस्टम अंदर जितने काम कर रहे हैं वो दिमाग के जरिए से कर रहे हैं। सही। और फैट का फार्मूला क्या है? फैट का फार्मूला है कि जिस्म में कार्बन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। जो हम सांस की बात करते हैं, योग ये कहता है कि अगर सांस सही तरह लेना शुरू कर दें तो मोटापा खत्म हो सकता है बगैर किसी वर्जिश के। अगर सांस को लेना आ जाए, आपको निकालना आ जाए। हम सांस को, आपने देखा होगा, कोशिश ये करते हैं कि सांस लें लेकिन निकालते नहीं है। एक सिस्टम लगाया, नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस है ना कि हम थोड़ा सांस लेते चल जा रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेल करने वाली प्रैक्टिस हम करते ही नहीं, थोड़ा निकालते हैं। और बेसिकली जो सिस्टम लगाया कुदरत ने निकालने का, वो एग्जॉस्ट सिस्टम नाक के जरिए से है। हम जब भी सांस निकालते हैं क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको हम काम नहीं करते, 30% निकालते हैं
और सांस लेते ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो प्रॉपर जो है वो आपके ब्लड के अंदर जो कार्बन है वो रह जाता है, बिल्कुल वो कार्बन निकल नहीं पाता। चलें जी, ये मैं भी सीखूंगी, हम आपको भी सिखाएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मुझे पता है जी, मेरी तरह आप सब लोगों को खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो अमरीन मुझे देख के हंस रही है, शायद अमरीन भी सारी चीज़ें फॉलो करेगी। तो मैंने कहा कि मैं आज टिप्स सबसे पहले तो ये सीखूंगी कि आप खूबसूरत कैसे योगा से लग सकते हैं। नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो जी मैं इनको फॉलो करूंगी और फिर घर में ये चीज़ें रूटीन में प्रैक्टिस करूंगी। क्या आप अर्ली मॉर्निंग उठते ही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। खाना पीना भी बिल्कुल 5 पोजेस जो हैं, ये तिब्बतन पोज इनको कहते हैं, 5 पोजेस। ठीक है। पहला जो पोज है बेसिकली वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स करने का है, उसकी टेक्निक। बायोलॉजिकल क्लॉक आपका चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। आपने क्लॉकवाइज घूमना है। राइट आपका जो हैंड है वो नीचे की तरफ होगा, शोल्डर लेवल पे। है तो मैं जरा अपना दुपट्टा कवर कर लूं। राइट हैंड नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ, पाम ये नीचे, लेफ्ट ऊपर की तरफ। ठीक अब है। आपने जो राइट कर लें जी, ये आपका जो पाम है ये अप साइड होनी चाहिए और ये डाउन होनी चाहिए, राइट साइड के नीचे। ठीक है। अब आपने राइट साइड जो आपकी है इसकी तरफ, पीछे की तरफ घूमना शुरू करना है, प्रॉपर घूमना है। जी। ठीक है। तेज घूमने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत स्ट्रेट स्ट्रेस के साथ रखना है। नहीं, बिल्कुल बस रिलैक्स रहते हुए अपनी है। बॉडी को रिलैक्स रखें, शोल्डर लेवल पे अपने बाजू खोल के रखें और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जितना आप आराम से घूम सकते हैं। 5 टाइम्स। जी, इसको ऐसे घूमते रहें। अच्छा, इसमें 5 टाइम से ज्यादा भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा देर तक घूमेंगे इससे एज रिवर्स होती है। अच्छा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स करता है। ठीक है। इसको बकायदा आप सर्च कर सकते हैं, इसका नाम है तिब्बतन पोज। ठीक है। तिब्बतन, ये 5 पोज हैं, ये पहला पोज है उसका। आप मतलब यूं, ये हाथों की पोजीशन की वजह क्या होती है कि आपके हाथों की पोजीशन क्यों ये होनी चाहिए? ये नर्व्स का सारा है ना, एज नर्व्स के ऊपर आती है। ठीक है। एज जो इंसान की बढ़ती है वो स्ट्रेस से बढ़ती है। ठीक है। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। झुर्रियां भी उसी की आती हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये आपने कर लिया 5 टाइम और इसके बाद एंटी क्लॉक करना है? नहीं, एंटी क्लॉक करेंगे तो बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं करना, घूमना उल्टा नहीं घूमना। वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो फिर आपका जो है वो और आगे की तरफ जाना शुरू होता है ना, उसका रिवर्स करना है। अब हम जो है वो बैठेंगे, घुटनों पे आ जाएं और इस तरह पीछे अपने इंटरलॉक कर लेंगे। मैं दिखा देता हूं, अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें और अपनी अपर बैक को जो है वो स्ट्रेच करें। ये तो ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। ऊपर देखने की कोशिश करें, शोल्डर को वाइड करें। बैक करना, शोल्डर जी। ठीक है। चेस्ट वाइड करेंगे, ऐसे चेस्ट वाइड करते हुए शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, आप रूटीन में करें तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जी, आहिस्ता आहिस्ता जी, बिल्कुल हो जाएगा। पीछे बैक पे नहीं जाया जा रहा। फिर अगर आप कर सकें तो ये बाय द वे खूबसूरत लगने के लिए और आपको हर रोज ये करना है। अच्छा, टेबल पोज जो है वो जितना भी आपसे हो सके आप ऐसे दोनों हाथ अपने रखें पीछे और हिप्स को ऊपर उठाएं। ठीक है, जितना भी इजीली हो सके। ये अभी तो मैं नहीं कर सकूंगी क्योंकि आपको पता है, ये देखे मेरी शर्ट ही बहुत लंबी है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको बकायदा सूट में, ट्रैक सूट में फॉलो कर लूंगी। ठीक है। और इसके बाद टाइमिंग क्या होनी चाहिए? आपको स्टे कितनी देर करना है और कितने इसको रिपीट कितनी जितना दफा इजीली हो सके बहन। योग ये कहता है कि आपकी बॉडी का जो है वो जो भी आपका स्टेमिना है उसके मुताबिक चले, उसके मुताबिक करें। हाँ। आप जो है एक्सरसाइज में तो हम कहते हैं कि बस जी नहीं, बस नहीं करवाना, स्टेमिना आपका रिलैक्स रहते हुए, रिलैक्स रहते हुए। अब जो है वो हम एक और पोज करेंगे, उसमें अपने उल्टा लेट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। और ये आपका स्टे मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए? मैक्सिमम जितना, वो स्टेमिना की बात है ना। शुरू में आप 1 सेकंड 2 सेकंड कर लें या 5 सेकंड कर लें। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, हाथों को शोल्डर लेवल पे रखते हुए। आप सांस खींच रहे हैं अपना ना, सांस अंदर लेते हुए, सांस निकालते हुए वापस। और आखिरी पोज जो एंटी एजिंग का है वो इस तरह लेट जाएं
अपने दोनों हाथ हिप्स के नीचे और लेग्स को सीधा कर लें और ऊपर देखें। आपने जिस तरह सांस खींचा और स्ट्रे रखा ना, ये मुश्किल है, जी, जी। बट आप इसको रूटीन में करते जाएंगे तो इसको no doubt। दीवार के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप दीवार के साथ अपनी टांगे ऐसे रोक लें ठीक और हल्का सा ऊपर उठ दें। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए जी, जिन लोगों को मुसलसल स्ट्रेस और एंजाइटी रहता है उन्होंने क्या करना है? एक हमने डिस्कस किया था कि एक टेक्निक है बाकायदा जो आपके एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को फौरन रिलीफ मिलेगा। वो है थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस मूवमेंट। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने हाथों को इंटरलॉक करूं और इंटरलॉक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा जो स्लो मूवमेंट होती है क्या ना, हाथों को आपने बहुत ज्यादा प्रेशर से इस तरह रखना? नॉर्मल स्लो मूवमेंट आपने चाहते हुए मूवमेंट इसको करनी है आपको बहुत क्या स्ट्रेस के साथ आगे ना, बस रिलैक्स रहते हुए। ठीक है, देखिए सिर्फ स्ट्रेच ओके। करना है। अच्छा स्लो, जितनी स्लो मूवमेंट होगी ना आप मेंटली Back इन्वॉल्व straight होंगे। रखनी है। जी जी, मेंटली इन्वॉल्व होंगे आप। अच्छा आप अपने हाथों को देखते हुए स्लो स्लो लेके जाएं ऊपर हाथों को। और आपको फोकस क्या हाथों पे करना है? जी जी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जितनी स्लो मूवमेंट होगी ना आप मेंटली प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके। और फिर आहिस्ता से हाथों को साइडों से नीचे लेके आए। ग्रेविटी को कम करें, जो तेजी से आ रहे हैं हाथ उसको रोकने की कोशिश करें। अच्छा, यानी हमें तेजी से नहीं लेकर आना, बिल्कुल आराम आराम से, आपके चाहते हुए नीचे आए हाथ, आपके चाहते हुए, हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, यही तो मश्क है कि आपने अपने जिस्म को कंट्रोल्ड मूवमेंट करानी है। और इससे क्या जी हमारा स्ट्रेस कम। अगर आपको स्ट्रेस हो जाए, आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस में बैठे हुए ही कुछ जो भी कर रहे हैं उसको मेंटली करें, ठीक है, फिजिकली ना करें। मतलब फिजिकली तो अनकॉन्शियसली इंसान हैबिचुअल होकर करता रहता है। हम देखें कोई भी जब हैबिट को तोड़ते हैं तो स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं कि आपको लग रहा हो कि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या आपको फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, अपने काम में दिल नहीं लग रहा है, तो क्या करना है? ये पांचों जो एलिमेंट हैं इनको मिलाएं। 5 एलिमेंट्स जो इंसान जिससे बना है, ये पांचों उंगलियों से एनर्जीज निकल रही हैं उनकी। हरारत, हवा, रूह, मट्टी, पानी। ये 5 एलिमेंट्स को आपने मिलाया और अंगूठे को यूं घुमाएं। ये 1 मिनट करने से ही आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, बहुत आसान है, तो इसमें कोई मुशक्कत नहीं है, बहुत आसानी से। फिर एक ऐसी टेक्निक है जिससे एंजाइटी फौरन कम होती है। अंगूठे को यूं रखें यहाँ पर और सिर्फ उंगलियों को हल्का हल्का बंद करें, खोलें। ये आपने अपने अंगूठे को रखना है इस पॉइंट पर, ये देखें जी, दिखा दे, छोटी उंगली ये की वाली जहाँ छोटी उंगली वाले, और जी, जी। दोनों की पोजीशन ये हो, और क्या करना है जी हमने इसको? सिर्फ हल्का हल्का उंगलियों को ऐसे खोलें और बंद करें। ये करने से 1 मिनट के अंदर आप रिलैक्स होंगे। अगर आपको कितना भी दिमागी तौर पर थक चुके हैं, इनके फौरन इफेक्ट आते हैं। आप इसको पहले दिन से इसका रिजल्ट लेंगे, पहले दिन से, पहली निशिस्त में इसका रिजल्ट मिलता यानी है। वो जो हम कहते हैं ना फौरी रिजल्ट आए। जी, जी। चलें जी। और, अच्छा जी, गुस्सा जिन लोगों को बहुत ज्यादा आता है उनको क्या करना है? गुस्से का जो बेहतरीन इलाज है वो है आपको मूवमेंट करनी है, कॉन्शियस, जैसे चेंज करना है अपने आप को। ठीक आप है। बैठे हैं तो खड़े हो। तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, चल पड़ें। मतलब आपने डाइवर्ट करना है दिमाग को। जब गुस्सा आता है ना इंसान, उस टाइम वो सेंस कर रहा होता है, सेंसरी नर्व्स काम कर रही होती हैं। 2 तरह की नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। उसके मोटर नर्व्स बिल्कुल जो है वो काम नहीं कर रहे होते। वो जब सेंस कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, गुस्सा तभी आता है ना, रिकॉल कर रहा है, सेंस कर रहा है, तो सेंसरी नर्व से आपने डाइवर्ट करके मोटर नर्व्स पे ले जाना है जिस्म को। आपने मूवमेंट करना शुरू कर देनी है। मूवमेंट करेंगे तो आपका गुस्सा फौरन खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा जब इंसान वहां से निकलता है उस जगह से, तो फिर इंसान रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और उस गुस्से में कमी आना शुरू हो जाती है। तो मोटर नर्व्स को इस्तेमाल करना है। आप वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं। एक और टेक्निक है कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाए तो आप, एक भस्त्रिका प्राण है, तेजी से सांस को लेना, और अगर आप हाथों को नहीं भी लेके जाए तो कोई इशू नहीं है। आप सांस को अच्छा, अब कहीं पे गुस्सा जब ज्यादा आता है वहां पे आप ये सिचुएशन फॉलो करें तो लोग कहते हैं इसको और गुस्सा आना शुरू हो गया। वाकई, यानी आपके सांस की आवाज आनी चाहिए, नोज तेजी से। मूवमेंट जिस तरह हो रही है। हाँ, और इससे फौरन रिलैक्सेशन आती है, गुस्सा कम हो जाता है।
आपका दिमाग फौरन जो रिलैक्स होना शुरू होता है। आप 2-4 दफा करने से आपको फील हो गया होगा। अच्छा, आपने काफी दफा कर लिया, मैं इतनी तेजी से कर भी नहीं पा रही हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि जितना आपसे हो सके, हाँ। जितना हो सके, क्योंकि शुरू में जो लोग करते हैं वो शुरू में ऐसे ही कर पाएंगे। तो हम रेगुलर करते हैं, इसलिए हमारे वो स्टेमिना भी है कुछ रेगुलर करने की वजह से। अच्छा, ये बेहतरीन ब्रीदिंग है, लेकिन इसका एक और फायदा भी है, ये जिस्म में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। अच्छा। और जिनको साइनस प्रॉब्लम हो उनके लिए ये इलाज है। जिनको साइनस का इशू है, छींकों का इशू है, जिनको बहुत जबरदस्त है उनके लिए। तो वैसे स्नीजिंग के लिए जो है एक मुद्रा भी है, जिसको जो है वो जैसे मैंने बताया था, छोटी उंगली के करीब अंगूठा रखना, ठीक है, ये, और इसको यूं बंद कर लें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, जिनको खराटे बहुत ज्यादा आते हैं ना, वो ये बनाया करें, ये खराटों का इलाज है। अच्छा, बस ये करना, सिर्फ ऐसे पकड़े रखा करें। दिन में कितनी दफा करना है आप? 15 मिनट्स दिन में 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स 15 मिनट्स आप बातें कर सकते हैं। बहुत एम्बैरेसमेंट होती है सम टाइम, अगर कहीं पर आपको अचानक नींद आ जाए तो इतने खराटे मारने। अच्छा, ये ऐसी मर्ज है जिसमें जिसको होता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके साथ रहने वालों को प्रॉब्लम होता है। तो ये इसलिए वो इसका इलाज भी नहीं करवाता, क्योंकि उसको इश्यू कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बेहतरीन है कि छोटी उंगली के करीब अंगूठा रखें और उंगलियों को बंद करके पकड़े रखें। ठीक है, ऐसे अंगूठे को पकड़ लेना है, कोई जोर नहीं लगाना, बहुत हल्का सा। इसका नाम है आदि मुद्रा। एक्सरसाइज बता दें जिससे आपको बहुत ज्यादा ये ना कि आप फोकस्ड हो जाएं और आप बहुत ज्यादा हल्का भी फील करें। एक टेक्निक है जिसको हम डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग करने का तरीका है, सांस को हमने लेना जो है वो अगर 4 सेकंड में है तो निकालना उसको 8 सेकंड में है। अच्छा, मतलब सांस को निकालने पे फोकस करना, वो आराम आराम से, आराम आराम से। अच्छा, जिस इंसान की सांस निकालने में कंट्रोल, प्लीज करके दिखा दे ताकि हम। अच्छा, मैं हाथ जब तक ऊपर लेके जाऊंगा सांस ले रहा हूँ, जब हाथ नीचे लेके आ रहा हूँ सांस निकाल रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको देखूंगी और फिर उसके बाद आप मुझे फॉलो कराइए। ये आप तेजी से ले रहे हैं और फिर जब आपने एक्सहेल करना है तो वो आपकी स्पीड लो होनी चाहिए। ओके, अब मैं करती हूँ, आप देख लीजिएगा। जी, आज तक स्लो स्लो। अच्छा, मेरा सांस बीच में 1-2 दफा रुक भी रहा है। ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। सांस निकालते हुए आपने कंट्रोल ले आए तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, फौरन इसका इफेक्ट फौरन आता है। थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं। नहीं जी, तो ये चीज अगर आप रूटीन में करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप स्ट्रेस, एंजाइटी और फोकस्ड रहना भी अपनी चीजों पे शुरू कर देंगे। जो हम कहते हैं ना कि हम काम में ध्यान नहीं हमारा लग रहा, तो ये हर एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच नईम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त टिप आपने बताई है, मैं खुद भी फॉलो करूंगी और हमारे नाज़रीन आप भी हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं सेकंड गेस्ट के साथ, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अपने बच्चों को कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, 2-3 साल की उम्र में आपको बच्चों को सिखाना कैसे है। बहुत सारी मदर्स इससे परेशान रहती हैं कि हम तो बच्चे को लेके बैठते हैं, वो बैठता नहीं है। मैं तो बच्चे को पेंसिल पकड़ाने की कोशिश करती हूँ, पकड़ता नहीं है। मैं तो बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उसकी जुबान साफ नहीं है। हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं, मैं हैरान हो गई हूँ और इंशाल्लाह मैं वो चीज़ें फॉलो भी करूंगी। डॉक्टर सुमन राव हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बच्चे को सिखाना कब से शुरू करना है, बेस्ट एज क्या है? देखिए, सबसे पहले जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है और जो स्टडीज कहती हैं कि आप अपने बच्चों को 6 ईयर से पहले स्कूल मत भेजें। 6 साल 6 साल से पहले या 5 to 6 ईयर्स के बाद आप उन्हें स्कूल भेजें। तब स्कूल भेजें जब वो रेडी हो जाएं, जब उनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट स्किल हो, जब उनका माइंड रेडी हो कि अच्छा दिस इज स्कूल और यहाँ जाके मैंने ये चीजें सीखनी है। रादर देन कि आप 3 और 3.5 साल के बच्चे को, जिसको ये भी नहीं पता कि मैंने किस तरह से
वॉशरूम जाना है, मुझे अगर कोई कुछ कहेगा तो मैंने उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। वो बच्चा जो कपड़े खुद नहीं पहन सकता, जो खाना खुद नहीं खा सकता, उसको ये फोर्स कराना कि आप ABC 1 2 अलिफ भी सीख लें, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप जापान को फॉलो करते हुए देखें, चाइना लोग कितना इन चीजों को फॉलो करते हैं। वहां पे बच्चों को स्टार्टिंग में सिर्फ डेवलपमेंट सिखाई जाती है, स्किल्स, कुकिंग, इतनी मजे मजे की एक्टिविटीज, छोटी छोटी सी बच्चों को सीना सिखाते हैं, बच्चों को पेंटिंग सिखाते हैं, कलरिंग सिखाते हैं, प्लांटेशन सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज है, एक कॉग्निटिव एज है बच्चे की, जिसमें उसने स्किल्स को डेवलप करना है। ठीक है, आप उस एज में बच्चे को पेंसिल पकड़ा के फोर्स नहीं कर सकते कि आप सिर्फ लिखो। हमें तो फलां बच्चा ABC पूरी पढ़ता है, फलां बच्चा तो लिखना भी शुरू हो गया है, तुमने बच्चे को भी स्कूल में ही नहीं भेजा। तो बहुत सारे लोग ये चीजें, ये देखिए ना, अब हमारा पेरेंट्स पे क्या सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है। Exactly. अच्छा, आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता अभी तक, हमारे बच्चे ने तो ABC याद कर ली है, तो अभी ना वो थोड़ी थोड़ी ONE 1 और TW। हाँ। भाई आपके बच्चे को ये चीजें आती हैं, बट उसको डेवलपमेंट नहीं हो रही उस बच्चे की, वो उस पैटर्न पे जा रहा है जहाँ पे सिर्फ रटलाइजेशन है। वो अपनी मर्जी से स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहा। ये वो एज है, जैसे आपने बताया कि बच्चों को कलरिंग की दुनिया में लेकर जाना, और न्यू, बड़ी एक मजे की आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हमें फोर्स किया जाता है हमारे बेबीज को कि जो एप्पल है दैट इज ऑलवेज इन अ रेड कलर। यस, ठीक हो गया, और उसका जो लीफ है वो ग्रीन कलर का है। किसने कहा है आपको? अगर वो मल्टी कलर में बनाना चाहता है तो वो आपका बच्चा, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, क्रिएटिव है। आप उसको बनाने दें। मैंने स्कूल्स में देखा है, फोर्स कर रहे होते हैं फलानी चीज में इतना ही कलर होना चाहिए, वो ऐसा ही होता है। गलत। बच्चा अगर उसको येलो में बना रहा है, ब्लैक में बना रहा है, उसको बनाने दें। क्या पता उसकी इमेजिनेशन में वो चीज इस तरह की हो, लेकिन जब आप उसकी इमेजिनेशन रोक देंगे, आप उसकी क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस रोक देंगे, तो फिर इसका मतलब है आपने अपने बच्चों के डेवलपमेंट पे स्टॉप लगा दिया। सही। फिर वो बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा। हमने बच्चे को स्टार्ट कहाँ से कराना है? अब हमने क्या लैंग्वेज पे फोकस करना है, और या फिर उसको एक्टिविटीज की तरफ लेके चलना है, वो खुद ब खुद जो करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से लेना है? अच्छा देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये होता है कि आप बच्चों के साथ खुद इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, फोन्स के साथ नहीं, आप बच्चों के साथ खुद बैठ कर इंटरेक्शन करते हैं। आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में खुद काम करना है, आपने बेबी को करवाना है। लेट्स सपोज आप कुकिंग कर रहे हैं, आप बच्चे को बिठा दें, थोड़ा सा जैसे डो है, आटे की डो दे दें, वो उसमें से बड़ी मजे मजे की, अब उससे क्या है, बच्चे की हैंड मूवमेंट हो रही है। अब वो ब्रेनिंग के साथ सीख रहा है कि अच्छा ये देखो मैं इसको ये कर रहा हूँ, बजाय इसके कि उसको बढ़ाने के ये सर्कल है, ये ओवल है, आप उसको एक चीज दें, वो खुद आपको बना के दिखाएगा कि दिस इज सर्कल एंड दिस इज ओवल। जब आप उसको प्रैक्टिकली कोई ना कोई चीज देंगे, फिर आपने खुद बिठाकर जो आप काम कर रहे हैं आपने वो करवाना है उसको, लेकिन ऑन अ लोअर नोट। आपने उसे मना नहीं करना कि ये चीज गिर जाएगी, कोई मसला नहीं है, गिर जाएगी, लेकिन आपका बच्चा उससे कुछ सीख जाएगा। वो बहुत से पेरेंट्स हैं, वो बड़ा फनी वे में कहते हैं कि हमने एक दो दफा अपने बच्चे को मना किया कि उसको हाथ नहीं लगाना तो करंट लगेगा, तो फिर मैंने एक दफा उससे कहा कि जाओ लगाओ हाथ, कहती करंट लगा वापस। फिर अब दोबारा वो जाके उसको हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि वो खुद सीख गया है। आपने पहले वर्बल थोड़ी सी इंटरेक्शन करनी है, अपने साथ साथ बच्चों को रखना है, जो आप कर रहे हैं आपने वो सिखाना है, वो देखेंगे, वो खुद ही सीखेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज पे लेकर आए। हमने बात की खिलौनों की। अब देखें, बच्चों को खिलौने वो देकर दें, खिलौने ने बच्चे के साथ नहीं खेलना, बच्चे ने खिलौने के साथ खेलना है। लेट्स सपोज हम रिमोट वाली कंट्रोल गाड़ियां बच्चों को ले देते हैं, बच्चों को शौक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक मत लेके देखें। अब उसमें आपने सेल डाल दिया, वो रिमोट भागेगा, बच्चा उसके पीछे भाग रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे लग रहा है जैसे खिलौना बच्चे के साथ खेल रहा है। आपने वो चीजें नहीं लेकर देनी, आपने लेकर देनी है जो जिसमें बैटरीज और ये चीजें नहीं होती, जो स्किल्स बेस्ड होते हैं, जैसे पजल्स आती हैं, लूडो बॉक्स आता है, उसके अंदर बच्चों ने अच्छा पजल्स को कंबाइन करना होता है, जोड़ना होता है, देखना होता है, फोकस्ड होता है, कलर्स को देखता है, चीजों को कंबाइन करता है। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे 1.5 इयर्स के बेबीज को अब आप देखेंगे तो उन्हें कलर्स के नेम पता होते हैं। yes. और वो थ्रू गेम्स, और वो जो उनकी पजल बॉक्सेस आती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि दिस इज रेड कलर और समथिंग, उन्हें ये पता है कि ये जो रेड कलर है ना, इसके साथ इसका बैलून मैच कर देना है, तो ये पजल जो है वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप उनको रट्टी रटाई एक चीज दे के कहें कि आप जी इसको ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है, अब ये वो चीजें उनको याद करवाएं। तो ये बेसिकली पेरेंट्स को सिखाने की जरूरत है कि अपने बच्चों को 3.5 साल से लेके 5 साल तक खुदारा होम स्कूलिंग करवाएं। वो आपके बच्चे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी बच्चे तंग कर रहे हैं, तो ये तो कोई रीजन तो ना हो कि भाई बच्चे घर पे रह के हमें तंग करेंगे। बच्चे तो फिर आप ही क्यों हुए ना, और बच्चे तो पालने पड़ते हैं, बच्चे खुद पलते नहीं है। बिल्कुल। और बच्चों की सबसे इम्पोर्टेंट एज होती है ये 5 साल तक की। इसमें जो बच्चा, जो पेरेंट अपने बच्चों को अपने साथ इंटरेक्टिव
एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपने साथ अटैच कर लेते हैं। आप यकीन करें वो सारी जिंदगी बच्चा उनके साथ अटैच रहता है। लेकिन इसी एज में जब आप 3 साल की एज में बच्चे को घसीट के वो रो धो के उसको स्कूल भेज देते हैं, वहां से फिर एक आया जी आती है, वो भी लेके क्लास में बिठा देती है। जब आप ये बॉन्डिंग तोड़ देते हैं, फिर आपकी जिंदगी की बॉन्डिंग टूट जाती है। बच्चे की लर्निंग क्या हर जगह पे है? जब वो खाना खा रहा है तो यहाँ पे भी लर्निंग है बच्चे की। बिल्कुल, देखें वो सीख रहा है कि देखें अब हमने क्या एक पैटर्न फॉलो किया हुआ कि आपने बच्चे को खुद खाना खिलाना है, नहीं तो गिर जाएगा। गिरने में कोई बात नहीं है, आप मैट बिछाएं, यकीन करें 10 दिन 12 दिन गिराएगा, उसके बाद नहीं गिराएगा। लेकिन अगर आप उसको स्पून फीडिंग खुद करेंगे तो फिर 2 साल छोड़े 3 साल छोड़े फिर आपको खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे अनटिल अनलेस अब वो खुद नहीं खाएगा। तो वो जब सीख रहा है ना कि अच्छा ठीक है इसको इतना डालेंगे, इस एंगल से लेके जाऊंगा ना तो इतना प्रेशर से थोड़ा सा आगे लाऊंगा तो खाना मुंह में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ी मजे की स्किल है बच्चों को। एंगल मेकिंग भी सीखती हैं कि यहाँ से मेरी बेटी लेकर आना तो यहाँ से अंदर अभी वो 2 साल की होने वाली है। वो पसंद ये करती है कि मैं खुद ही अपने स्पून से खाऊं, मेरे हाथ से उसने नहीं खाना। और फिर मुझे टेंशन होती है कि ये तो बिल्कुल ही इतना सा भी मुंह में जा रहा है और खाएगी नहीं, 1 घंटा उसको आगे लेके बैठी रहेगी। अच्छा चावल सारे नीचे गिर गए तो ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट आपको इस चीज की भी परेशानी होती है कि अच्छा इसने प्रॉपर तरीके से खाया नहीं है। हाँ। अच्छा देखिए हम लोग बच्चों की एज में उनके काम नहीं करने देते कि चलो गिर जाएगा टूट जाएगा या समथिंग कुछ भी ना। बड़े हो जाते हैं तब हम लोग बच्चों को खेलने से भी समटाइम्स मना कर रहे होते हैं कि चलो बाद में खेलना। मेरा एक सवाल है कि अब बताएं कब खेलें? बचपन में आप नहीं खेलने देते, थोड़ा सा बड़े होते हैं तो एजुकेशन सर पे पड़ जाती है और जब इस स्टेज में आते हैं अब कहते हैं कि अच्छा अब दिल करता है खेलें, पर अब कोई खेलने वाला साथ है ही नहीं। तो बच्चों को उनकी लाइफ को एटलीस्ट उस टाइम पीरियड तक एंजॉय करने दें जब तक टाइम है उनके पास इस चीज का। फिर जब दौड़ लग जाती है जिंदगी की आपकी और मेरी, अब आप हमें देखें कि हमारे पास खेलने का मौका नहीं है, लेकिन अब दिल करता है कि यार उस टाइम खेला होता। बिल्कुल। अच्छा ये हमने डिसाइड करना है कि बच्चे को कब क्या सिखाना है या बच्चे के मूड के मुताबिक हमें चलना है? बच्चों के मूड के मुताबिक आपने चलना है, लेकिन आपने देखिए बीइंग अ पेरेंट ऐसा नहीं होता कि आप बच्चों पे कंप्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं। बच्चा आपका है, आपने उसको अपनी मर्जी से चलाना है और यकीन करें आप जिस तरह से उसको चलाएंगे वो चलेगा। आपने जबरदस्ती स्कूल भी तो भेजने वो तो चला ही जाता है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे ना, आप उसको लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से ये सिखाएंगे कि हम गेम खेलते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ये चीज करोगे ना तो हमें कैंडी मिलेगी, आपको भी मिलेगी मुझे भी मिलेगी। अब उसकी तरह से सेल्फ ईगो भी आ गई ना कि अच्छा ठीक है उनको भी तो मिल रही है ना फिर रिवॉर्ड, तो हम दोनों को मिलेगा। तो फिर अगर आप हार भी जाएंगे उसके सामने तो कोई मसला नहीं। फिर कोई क्विज हो जाएगा। अच्छा जो क्विज होगा फिर उसमें ये चीज डिसाइडेड होगी कि फेवरेट डिश बनेगी जिस बेबी की भी, जो भी जीतेगा, आप जीत रहे हैं या बेबी जीत रहे हैं। अब आप उसको उस तरह से लेके चल रहे हैं जिधर आप लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, बस आपको बच्चे को टाइम देना है, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है। तो बहुत सारी ये जो मोबाइल है ना इससे तो जान ही छूट जाएगी, सबसे बड़ा मसला है। मैं जरूर इस पर डिटेल डिस्कशन करना चाह रही थी, टाइम का मैं इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से इनवाइट करूंगी और हम जरूर इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।